काश ये नेताओं के लिए भी आ जाए, राजनीतिक नेताओं के लिए, कि उनके लिए भी एक टेस्ट हो कि यदि आपको पॉलिटिक्स में आना है तो ये हो जाए। टीचिंग में तो हो गया और बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे क्या होगा, क्वालिटी बहुत मेंटेन हो जाएगी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है, दूसरा शिक्षकों का ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। अनप्राइवेटाइज भी नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, सरकार के पास उतने टूल्स नहीं है, उतने लोग नहीं है कि वो रिफॉर्म जो हुआ उसको एकदम धरातल पे ला दे। तो आपको नहीं लगता कि वो क्रेडिबिलिटी या कंसिस्टेंसी उसकी ख़त्म हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बैक भी लगती है जो वो फर्स्ट ईयर में कोर्सेज करते हैं, लेकिन वो अभी कवर कर लेते हैं। तो उसके लिए एक फ्लेक्सिबल चीज़ नहीं हो जाएगा, माइंडसेट रहेगा कि यार मैं दूसरे कोर्स में भी जा सकता हूँ अगर मेरी बैक लग गई तो। हर का लैंग्वेज इंग्लिश है तो ऑटोमेटिक है कि वो आप इम्पोज भी ना करें तब भी सीख जाएंगे सब। न्यूज़ आता है, हेडलाइन है, जो भी है सब लगभग इंग्लिश में आते रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगी उन बच्चों को भी जो अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई किया है। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। एक वीडियो हमने अपलोड किया था शिक्षा नीति को लेकर, जिसमें सरकार को जो क्रिटिसाइज़ किया गया था एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जो सरकार ने एड्रेस किया था उन पॉइंट को। एक नया रेवोल्यूशन लेके आई थी सरकार एक एजुकेशन के अंदर। आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आईआईटी में जो कि एक रिसर्च स्कॉलर हैं, अपनी कंपनी भी चलाते हैं वेदास प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कि एजुकेशन पर रिसर्च करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस नीति के जो सरकार लेके आई है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और ये बहुत ही सही आप कह सकते हैं, शिक्षा नीति जो है बहुत ही सही टॉपिक है जिस पे बहुत गहराई से डिस्कशन होना चाहिए। और पिछले आई थिंक 34 ईयर से इस पे डिस्कशन चल रहा था और ये जो रिफॉर्म होके आया है वो बहुत ही पॉजिटिव इसमें है, नेगेटिव बहुत कम है। तो यदि हम इसमें स्ट्रक्चरल चेंज, जो मेन चेंज हुआ है उस पर हम बात करें तो पहले 10+2 एक सिस्टम था जिसमें 6 ईयर के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते थे, मतलब गवर्नमेंट में, और यहाँ पे 3 ईयर से स्टार्ट हो गया। आप यूँ समझ सकते हो इसको कि पहले अभी जो कॉन्सेप्ट है नर्सरी, LKG, UKG का, उसको भी सरकार ने अडॉप्ट किया है। दूसरा तो उसमें क्या कर दिया उसने, 5+3+3+4 का एक सिस्टम बना दिया है। 5 में जो 3 to 6 है, पहले जो 3 साल है उसमें वो नर्सरी, LKG, UKG, मतलब बिल्कुल प्ले बेस एजुकेशन होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। यदि आप देखोगे कि आप सेंटेंस से उतना नहीं सीख सकते जितना एक्टिविटी से सीख सकते हैं। इसलिए और जो लगभग 8 साल के पहले बच्चों में जो मेंटल ग्रोथ होता है ऑलमोस्ट 80% हो जाता है। और उस समय यदि उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, वो प्लेग्राउंड नहीं दिया गया, उनको एक्टिविटी नहीं दिया गया, उनको एनिमेशंस और बहुत सारे जो मतलब जो रिसोर्सेज हैं नहीं दिया गया, तो ग्रोथ में मतलब कि आप कह सकते हैं वो ग्रोथ वैसा नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। तो वो चीज़ इंक्लूड किया है। तो वो पहले 3 to 6 ईयर वाले में होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास फर्स्ट से जो ऐसा है वो 6 से है, तो 6 to 8 एगेन प्ले में ही रखा गया। उसमें किसी को किताब का भार सहन नहीं करना पड़ेगा, उनको प्ले में ही रखना है, ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मल है 3 to 8 जो 8 है, उसमें 3 to 6 क्लास तक तो क्या है, एगेन वो थोड़ा सा उन्हें गेम के थ्रू ही, लेकिन वो थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, ठीक है। 6 to 8 में बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, और चेंजिंग नहीं है उसमें, कह सकते हैं कि वेल स्ट्रक्चर्ड होगा और थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि अभी के युग के अनुसार से कोडिंग, इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और सबसे मेजर चेंज है 9 से लेके और जो 12 तक का है वो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। और यूँ कह सकते हैं उसमें चॉइस हमारे ऑप्शन में आ गया है। चॉइस हमारे ऑप्शन में आने का मतलब है कि हम फिजिक्स के साथ में इकनॉमी पढ़ सकते हैं, इकनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, हम आर्ट्स के साथ में मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं, म्यूजिक के साथ में हम केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन कोई चूज कर सकता है, जो बहुत बढ़िया रिफॉर्म है जो नहीं था पहले। दूसरा, इसमें एक और चीज़ लाया है वोकेशनल ट्रेनिंग का, कि जो लोकल में जो उसके मास्टर्स होंगे वो लोकल होंगे। जैसे कोई कारपेंटर है, बहुत बढ़िया है, तो वो मास्टर टीचर बनेगा उसमें, जो कि बहुत ज़रूरी था। उसके बाद एक उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो देखा गया है कि इन सब चीज़ को चेंजिंग के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा पड़ेगी, जो आज अभी नहीं है। तो इसलिए उनके टाइमलाइन को आप देखेंगे, जो सरकार की नीति है उनके टाइमलाइन को देखेंगे, तो पहला जो फोकस किया गया है उनके ट्रेनिंग पे किया गया है। आप सोचिए, जैसे यदि हम यूपीएससी की बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एक बहुत सारे स्टेजेस दिए गए हैं उनके असेसमेंट के लिए,
और टीचर जो बैकबोन होता है पूरे सोसाइटी का, जो उसे बना रहा है, उसके लिए असेसमेंट का कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने उसको वेल स्ट्रक्चर किया है। और प्लानिंग में सबसे पहले वही है कि पहले टीचर ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद ये पॉलिसी फुल फ्लेज में आएगी, इसलिए इसका थोड़ा सा टाइम भी आगे जाएगा। सबसे पहला उनका है कि 21 तक पहले वेल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क हो जाएगा, उसके बाद टीचर ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद ये पॉलिसी को लागू किया जाएगा, तब तक ये ऐसे ही चलेगा। मेरा जो सबसे पहला सवाल है जो आपने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग को लेके, 6 to 8 जो वोकेशनल ट्रेनिंग है जिसमें कारपेंटर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ये जितने भी तरह के काम है ये भारत में नीचे तबके के माने जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, जो ये काम होते हैं उनको भी उतना ही रेस्पेक्ट मिलता है। तो ये कैसे माइंडसेट लोगों का कैसे चेंज करेगी सरकार, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये मेरे ख्याल से यहीं से आप सोचो, हमें रिस्पेक्ट करना या नहीं करना कौन सिखाता है? सबसे जो ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, प्राइमरी एजुकेशन सिखाता है। आप अब सोचिए, एक स्टूडेंट क्लास में बैठा है और उनको ये बोला गया कि आपके लिए मास्टर टीचर आ रहे हैं और ये आपको कारपेंट्री सिखाएंगे। ऑटोमेटिक जितना वो एक टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट था वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वही 20 ईयर बाद आपको दिखेगा कि हमें समाज में भी वही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो गैप है उसको ब्रिज करेगा जब हम इसको इंक्लूजन में लाएंगे। ऐसा रखा गया है पॉलिसी में कि एक ईयर में कम से कम 10 दिन बैगलेस ये चीज़ होगा, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की जाएगी, जहाँ पे इन सब पे होगा। और 2-3 चीज़ें और भी बहुत बढ़िया है, उन्होंने एक इंटीग्रेशन का काम किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी स्कूल्स हैं और ऐसे जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे कारपेंट्री और आर्ट और समथिंग, उसको मर्ज करके एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जो आपस में रिसोर्सेज को यूज करे, ऐसे करके। तो मुझे लगता है कि जो ये डर है ना कि वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो आना शुरू हो जाएगा वहीं से, क्योंकि एक बच्चे जाके उसी कारपेंटर से सीख रहे हैं, सर ये कैसे होगा, सर फिर से बताइए, ऑटोमेटिक वो साइकोलॉजी बनना शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ग्रेट चेंज है। मेरा जो तीसरा सवाल है वो ये है कि लैंग्वेज को लेके, कि जो सरकार ने कहा है कि आप 5th तक जो है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। मान लीजिए कोई तमिलनाडु में कोई स्टूडेंट है, वो मूव करता है महाराष्ट्र की तरफ, वो फिर वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसको पढ़ने में, स्टेबल होने में बहुत टाइम लग जाएगा या फिर समझ ही नहीं उसको आएगा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है, बट मेरे ख्याल से जो इसके पीछे सोच है सरकार की, या जो नीति जिसने बनाया है, जो इसने पूरा फ्रेम किया है, ये है कि जितने भी आप डेवलप कंट्री को आप देखेंगे, चाहे वो रशिया हो, जापान हो, जर्मनी हो, वो हर लोग अपने नेटिव लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। ठीक है, शायद उनसे ये इंस्पायर होकर लिया गया है कि उनको नेटिव लैंग्वेज को प्रीफर किया जाए। क्योंकि आप देखिएगा, आप सोचिए, आप यदि छोटे बच्चों को एक जस्ट इमेजिन करिए, वो 3 साल के उम्र में स्कूल जाना शुरू किया है, वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा? एक बिल्कुल नए लैंग्वेज में, या उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा जो घर में सब उसके दादा दादी और सब, और वो जो कारपेंटर सिखाने आया, वो जो आर्टिस्ट सिखाने आया, उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा? डेफिनेटली उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगा। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी उसकी बंद नहीं होगी। यदि किसी को ऐसा लगा कि मैं इस छोटे से बच्चे, मतलब 5th क्लास में गया, मैं कोडिंग करके गेम बनाया हूँ, यदि उसको आप ये बांध दीजिए कि नहीं तुम्हें इसको प्रेजेंट करना है इंग्लिश में, तो शायद उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन लोकल लैंग्वेज में वो चीज़ एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया होगा। और टीचर्स के लिए भी जैसा इंक्लूजन आ रहा है कि क्रिएटिविटी को आपको थोड़ा सा बूस्ट करना है, आपको वोकेशनल चीज़ों को, ट्रेनिंग पे स्किल बेस्ड चीज़ों को बूस्ट करना है, तो कहाँ से मिलेंगे? हर चीज़ को तो हम इंग्लैंड से और यूएस से तो लाएंगे नहीं, वैसे टीचर्स यहीं के होंगे। तो वो शायद इसलिए उसने नेसेसरी नहीं है, बट उसने कहा है कि 5th क्लास तक, ये नीति बोलती है कि 5th क्लास तक एटलीस्ट आप उसको लोकल लैंग्वेज को आप प्रीफर करें। ऐसा उसने ये भी नहीं कहा, मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये चीज़ रहना ही चाहिए। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको आप कितना यूज़फुल मानते हैं? क्योंकि जैसे चाइना है तो वो हमारे यहाँ से टीचर हायर करता है इंडिया से कि हमारे यहाँ आइए और बच्चों को पढ़ाइए इंग्लिश। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर उनमें भारत की बात करें तो हम उनसे बहुत आगे हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की में हम लोग जाते हैं या यूरोप में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हमारे बच्चे कम्पीट कर पाते हैं। तो इंग्लिश को कितना महत्व इसमें देना चाहिए? बिल्कुल इंग्लिश को देना चाहिए। यदि आप अभी के एस्पेक्ट देखिएगा तो ग्लोबल लैंग्वेज है। यदि आप पूरे वर्ल्ड का कोई चीज़ रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, बिना इंग्लिश का नहीं कर सकते। ठीक है, बट हम ये कह रहे हैं कि शुरुआती चीज़ें जो इन्होंने किया है वो सही है, क्योंकि पहले आप कैपेबल तो हों। जैसे आप सपोज करिए कि आपने मेंटल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकली आप वो ओपन नहीं हुए कि हम किसी चीज़ को ग्रैप्स कर सकते हैं, तो आप
आप किसी चीज़ को सीखने के लिए कैसे आप बाहर देखेंगे, दुनिया में देखेंगे, तो पहले तो आपको वो एबिलिटी ज़रूरी है कि आप पहले उस लाइक बन जाए, आप ग्रास्पिंग का वो चीज़ पहले बना लीजिए, वो साइकोलॉजी डेवलप कर लीजिए, फिर आप आइए। तो आप यदि किसी में इंटरेस्ट एक बार आ गया तो कोई लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। क्या है, एक जस्ट ट्रांसलेशन है, विद इन 1 ईयर कोई भी सीख सकता है। और मुझे ये लगता है कि इतना ग्लोबलाइज चीज़ है, आप देखिए, आप मोबाइल का यूज़ करेंगे, टीवी का यूज़ करेंगे, फेसबुक और सब का यूज़ करेंगे, हर का लैंग्वेज इंग्लिश है, तो ऑटोमेटिक है कि वो आप इम्पोज भी ना करें तब भी सीख जाएंगे सब। न्यूज़ आता है, हेडलाइन है, जो भी है सब लगभग इंग्लिश में आते रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम होगी उन बच्चों को भी जो अपने लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई किया है, इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हाँ, हमारा पॉजिटिव पॉइंट भी है बाकी कंट्रीज से, इसलिए इंडियंस ज़्यादा जाके हर बाहर में वो जॉब ग्रैब्स कर पा रहे हैं। दैट इज़ ट्रू। ओके, मेरा ये सवाल है कि भारत का जो लिटरेसी रेट है वो 67% के लगभग है या उससे थोड़ा सा ऊपर, उसमें भी कुछ पुअर ग्रेजुएट्स हैं जो रिसर्च के अकॉर्डिंग सामने आए हैं। तो उस चीज़ को कैसे अब ये टैकल करेगी शिक्षा नीति, उसको कैसे बढ़ावा करेगी? जो कि पुअर ग्रेजुएट्स हैं जो ऐसे ही कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेते हैं या फिर कोई भी कोर्सेज कर लेते हैं, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाएगा इस शिक्षा नीति के द्वारा, ये हमें बताइए। ये बिल्कुल, इसको बिल्कुल कंसीडर किया गया इस चीज़ को, और कहा भी गया है कि 2030 तक हमें 50% जो लोग एडमिशन लेते हैं उनको हायर एजुकेशन तक ले जाना है। ठीक है, 50%। अभी क्या है, वो रेट कम है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक इकोनॉमिक कारण भी आप मान सकते हो। हमारा इकोनॉमिक लेवल वो नहीं है कि हम किसी बच्चों को बहुत बढ़िया है, चलो तुम ये पढ़ाई छोड़ो और ये करो, घर चलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चे छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, रिसर्च छोड़ देते हैं, हायर क्लास को छोड़ देते हैं। बट जब ये असिस्टेंट, जैसे पहले मैं बता रहा हूँ कि 10th तक क्लासेस फ्री थी, अब 12th तक एक्सटेंड कर दिया गया है कि सरकार 12th तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी ऐसे करके। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मतलब चेंजिंग है। तो मेरे ख्याल से इसलिए ड्रॉप रेट घट जाएगा। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हायर क्लासेस के लिए जो चेंजिंग हुआ है, पहले ये था जैसे सपोज करिए कि बीटेक के लिए कोई एंटर किया, वहाँ का माहौल अलग है, अपने जो एलुमनाई है उन लोगों से मिलते हैं, उनको आइडिया आता है, उनको लगता है कि कंपनी खोलनी चाहिए। तो अभी का अभी जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार से आप जब तक बीटेक पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको छोड़ना नहीं है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, चलो पहला ईयर तुम करो, तुम्हें मैं एक बेसिक सर्टिफिकेट देता हूँ, जाके तुम अपना हाथ आजमाओ। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हाँ आपका जो भी स्टार्टअप किया वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, नहीं तो आप क्या करके फिर आके कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का ये सिस्टम रखा है, बहुत बहुत बढ़िया ये चीज़ है। मेरा सवाल है, जैसे सरकारी स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे सरकारी स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वेल मेंटेन नहीं है, वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पहले ही ड्रॉप आउट कर जाते हैं। और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है, दूसरा शिक्षकों का ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको किस तरीके से टैकल करेगी नीति, इसके बारे में हमें बताइए। और वो जो शिक्षकों की जो कमी है उसको किस तरीके से पूरा करेगी सरकार, ये भी हमें बताइए। मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी से लिया गया है। आप देखिएगा, ये एकदम डेफिनेट, एकदम रियल प्रॉब्लम है। आप देखेंगे टीचर्स जो कि बैकबोन है और वही क्वालिफाइड नहीं है कि बच्चों को उस तरह की शिक्षा दे सके, वो क्रिएटिविटी को स्पार्क कर सके। तो इस नीति में सबसे, उसके टाइमलाइन को यदि आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे सबसे पहला जो 2022 तक देना है वो पूरा फ्रेमवर्क देना है, मतलब जो पॉलिसी वाइज जो फ्रेम होगा वो देना है। और दूसरा पूरा पार्ट है कि पहले टीचर्स को ट्रेन करना है। तो टीचर्स ट्रेनिंग का व्यवस्था, यदि टीचर्स को जब ट्रेन कर देगा उसके बाद ही ये पॉलिसी को लागू करेगा। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए, जैसे 4 ईयर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लाया बीएड का, जिसे जो यदि नहीं किए हुए हैं तो आप टीचर नहीं बन सकते। और इवन उस कोर्स को करने के लिए भी एडमिशन टेस्ट है, और उसे एग्जिट, जब आपको टीचर बनना है तो भी एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगा जो कि बहुत रिक्वायर्ड था। आपको IAS ऑफिसर बनना है तो एक सेट ऑफ असेसमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, वो है, तब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जाते हैं। और ये एजुकेशन तो और बहुत बड़ा जिम्मेदारी है एक टीचर्स के लिए, तो होना चाहिए था, वो लाया गया है इसमें। ठीक है, उनके ट्रेनिंग से लेके और उनके असेसमेंट तक। और मेरा एक ऐसी सोच है कि काश ये नेताओं के लिए भी आ जाए, राजनीतिक नेताओं के लिए, कि उनके लिए भी एक टेस्ट हो कि यदि आपको पॉलिटिक्स में आना है तो ये हो जाए। टीचिंग में तो हो गया और बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे क्या होगा, क्वालिटी बहुत मेंटेन हो जाएगी। जी, पॉलिटिकल एंट्रेंस टेस्ट की आपने बात की बेसिकली, तो बहुत सही कहा कि पॉलिटिक्स में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के लिए भी टेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारे नेता भी वेल क्वालिफाइड हों और सही से अच्छे से काम करें। मेरा क्वेश्चन ये है
कि जैसे आपने कहा कि ड्रॉप आउट्स, कि अगर आप एक साल में ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, देन अगर आप सेकंड ईयर में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। तो अगर एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, मान लीजिए इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट है, तो देन ही गेट अ सर्टिफिकेट और वो अगले कोर्स में एडमिशन ले सकता है, वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि वो क्रेडिबिलिटी या कंसिस्टेंसी उसकी ख़त्म हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बैक भी लगती है जो वो फर्स्ट ईयर में कोर्सेज करते हैं, लेकिन वो अभी कवर कर लेते हैं, तो उसके लिए एक फ्लेक्सिबल चीज़ नहीं हो जाएगा, माइंडसेट रहेगा कि यार मैं दूसरे कोर्स में भी जा सकता हूँ अगर मेरी बैक लग गई तो? ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ये तो दिया गया है उनकी तरफ से ही। मतलब आपके जो ड्रॉप कर मतलब एक ईयर पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं मैकेनिकल पढ़ना चाहिए, आप मैकेनिकल में हाथ आजमा सकते हो, उसके एक ईयर पढ़ सकते हो। आपको ये लगता है नहीं मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए था, आप उसके एक ईयर कर सकते हो। आप चाहो तो सभी डिग्री ले सकते हो इसमें, ये फ्लेक्सिबिलिटी है और वो होना चाहिए था। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, जो रेट ऑफ लर्निंग है वो बहुत इंक्रीज हो गया है। आप सोचिए पहले जो 100 साल में चेंजिंग हो रहा था वो 1 साल में अभी हो रहा है, तो आप उसको डेज़ में अब कन्वर्ट कर लीजिए। तो उसी तरह से बच्चों को भी सीखना पड़ेगा उतना ही हाई रेट से, ठीक है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। और आप देखिएगा कि हमारे पास नॉलेज का असेसमेंट इतना ईजी हो गया है। अभी आप बैठे बैठे यहाँ पे यूट्यूब से आप क्या कर सकते हो, पूरा एक रोबोट सीख सकते हो, रोबोट बना सकते हो। और बच्चे करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग छोटे बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, गेम बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल इस नीति में भी कहा गया है कि ड्यूरिंग टीचर ट्रेनिंग यदि हमें कोई स्टूडेंट ऐसा दिखता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसमें कोई स्किल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो उसको डील करने का तरीका बदला जाएगा। जैसे आप सोचिए सचिन तेंदुलकर है, उसको क्रिकेट बहुत बढ़िया आता है, और अभी का जो सिस्टम है वो ये कहता है तुम्हें यदि 10th की डिग्री लेनी है तो तुम्हें मैथ साइंस ये वो सब पढ़ के और इतना मार्क्स लिस्ट लाना है तभी तुम्हें डिग्री दूंगा, नहीं तो तुम अनपढ़ कहलाओगे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में क्या होगा, यदि किसी को ये दिख गया प्रेडिक्टेड कि ये बहुत बढ़िया म्यूजिशियन बन सकता है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर बन सकता है, तो उसके लिए चीज़ें असेसमेंट का तरीका बदल दिया जाएगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए स्पेशल कोशिश किया गया है। और दूसरा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक एक स्टूडेंट का क्या हो रहा है, डेटा रखा जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट जब से एंट्री लिया है उसी को कहा गया है क्रेडिट बैंक ऐसे करके डेटा रखा जाएगा। और वो डेटा बाद में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस करेगी और ये भी सजेस्ट करेगी कि ये स्टूडेंट इस एरिया में बहुत बढ़िया कर सकता है। क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटी है। आप सपोज करो कि आप स्टेज शो कर रहे हैं, आपका वो डेटा एंट्री हो गया, स्टेज शो में इतना बढ़िया बोला था, आप गेम खेले, आप कहीं पे इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है। जब वो डेटा एंट्री रहेगा तो एआई प्रेडिक्ट करेगा कि ये बच्चा ये चीज़ कर सकता है और ये कर सकता है, तो इसके अनुसार से आप इसको इस फील्ड में भेजें, जो बहुत ज़रूरी था। 360 डिग्री असेसमेंट एक पूरा वो मिलेगा, न्यूमेरिकल उसका लाया गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बेस्ट रिफॉर्म है, क्योंकि आइडिया इतने जगह से लिया गया है, इतने जगह से, मतलब पंचायत लेवल तक भी पूछा गया था इसमें, ठीक है। इसलिए उसका मतलब कि आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ा लंबा समय के बाद, क्योंकि ये एक कह सकते हैं फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, नॉन फिजिकल प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम जैसे बाढ़ है तो चलो यहाँ पे दीवार बना दो, बाढ़ रुक गया। नॉन फिजिकल चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सोच बदलने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए इसको एक धरातल पे देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो जल्दीबाजी नहीं हो सकता। अच्छा, मेरा जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन हम कहते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, वो स्टेट लिस्ट में भी आता है और सेंटर की लिस्ट में भी आता है। तो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है कि स्टेट से कंसर्न नहीं किया गया इस चीज़ को लेके, क्योंकि हर एक स्टेट के बाद बोली बदल जाती है। तो इस चीज़ को कैसे ये टैकल करेंगे? आपको नहीं लगता कि हाईली सेंट्रलाइज नीति है, सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई? यस, ये सेंट्रलाइज नीति है और उसका एक सेंट्रल जब कोई नीति बनता है तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है कि क्रिटिसिज्म का ना, तो मैंने जो देखा है इसमें जो अगेंस्ट पार्टी है उसने भी सपोर्ट किया है इस नीति के बारे में। कुछ ही पॉइंट्स पे सब ने बोला है, ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज को लेके बोला है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक स्टेट के रोल का सवाल है तो इस पॉलिसी में पूरा जगह दिया गया है। उसने एनसीईआरटी को, जैसे मैं बताया था कि जो शुरुआत की पार्ट है, जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी जो प्ले मान सकते हैं या प्री स्कूल मान सकते हैं, उसमें एनसीईआरटी अभी तक कोई चीज़ बना नहीं रखी थी। मतलब वो फर्स्ट क्लास से ऊपर का उसके पास कोर्सेज है, बुक्स है, सब चीज़ है। तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप
ये कोर्स स्ट्रक्चर बनाए और इसमें स्टेट के लिए एक जगह दे, फ्लेक्सिबिलिटी दे कि यदि वो लोकल चीज़ों को, लोकल रिसोर्सेज को, लोकल आर्ट्स को, लोकल लैंग्वेज को उसमें इंसर्ट करना चाहती है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए उसने जगह नहीं दिया गया है। जहाँ तक पूछने का सवाल है, मैं तो जितना डेटा है कि इतने मैं पंचायत तक के उसको लिया हूँ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्टेट के उसमें नहीं आया हो। तो स्टेट से पूछा गया है डेफिनेटली। ये गलत है, मतलब मेरे ख्याल से कि स्टेट से पूछा नहीं गया या उसको ध्यान नहीं दिया गया, सब चीज़ को कंसिडर किया गया है। अच्छा, जैसे भारत की जो 70% आबादी है पॉवर्टी से रिलेट करती है। बहुत सारे लॉकडाउन के दौरान भी हमको देखने को मिला कि बहुत सारे लोग फीस भरने में सक्षम नहीं थे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से इकॉनमी को भी सुधारा जाए? मतलब इकॉनमी कंडीशन लोगों की अगर सही नहीं है, किस वजह से उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि अगर मान लीजिए अगर फीस में फ्लेक्सिबिलिटी देंगे पेरेंट्स को तो ये कितना कारगर साबित हो सकता है? अगर फीस में फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो पेरेंट्स को तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टूडेंट मतलब ये नीति तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दे ही रही है, तो कितना कारगर साबित होगा ये? प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दे रहा है उसका एंगल तो मुझे कम दिखता है, लेकिन आप इसको अनप्राइवेटाइज भी नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, सरकार के पास उतने टूल्स नहीं है, उतने लोग नहीं है कि वो रिफॉर्म जो हुआ उसको एकदम धरातल पे ला दे, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट लोगों की ज़रूरत तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा चीज़ जो एक आप कह रहे थे कि लगभग 70% पॉवर्टी के नीचे है और ये सब है, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एजुकेशन जो हमने गेन किया है उसका रोल है। हमें स्किल बेस्ड शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। अब आप सोचिए, आपके पास डिग्री है, आपके पास बीटेक की डिग्री है, बट आपके पास स्किल नहीं है, तो कोई कंपनी क्यों हायर करेगी आपके पास? तो उसकी कमी थी और उसी कमी को ब्रीजअप किया गया है मेरे ख्याल से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का। वोकेशनल ट्रेनिंग में आप शुरू से आपको थोड़ा सा उधर उस वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस करा दिया गया। तो डेफिनेटली आपके पास स्किल होगा तो लोग हायर करेंगे, आपको जॉब देंगे। और ऐसा नहीं स्किल आपके पास है तो आप भी कंपनी बनाएंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें सुधरेगी। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसमें ध्यान नहीं दिया गया, उसका है आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि स्किल्ड इंडिया बनेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। अपने कार्य के बारे में कुछ बताइए हमें कि किस तरीके से एजुकेशन पे आप काम करते हैं। आपने एक नया टर्म हमको बताया था, एड्यूटेनमेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिला के आपने बनाया था एड्यूटेनमेंट। वो क्या है, वो उसके बारे में हमें बताइए कि किस तरीके से आप काम करते हैं, कैसे मुश्किल चीज़ों को आसान भाषा में लोगों को समझाते हैं, स्टूडेंट्स को समझाते हैं। हमें बताइए उसके बारे में। थैंक यू। मैं बार्क में साइंटिस्ट भी रहा हूँ और एसडीओ भी रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बिहार में। और मेरे मन में जब टीचर बनने का ख्याल आया था तो पापा से मैंने बोला, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और बिहार में सरकारी जॉब मतलब आप भगवान बन गए, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो मैंने पापा से बोला कि पापा मुझे ना टीचर बनना है। पहला ख्याल मेरे उसमें आया था टीचर बनना है, क्योंकि मुझे कोई उस ढंग से नहीं समझाता था जिस ढंग से मैं समझना चाहता था, ठीक है। क्यूरियोसिटी रहता है, हर बच्चों में क्यूरियोसिटी रहता है, ये ऐसा क्यों है, ये येलो क्यों दिख रहा है, ये फूल के इतने कलर्स क्यों होते हैं, ऐसा मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो गोल ये तरंग क्यों बन रहा है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे। ये कैंडल जलाया तो ये ऊपर की तरफ ही इसका ये क्यों है, कोई जवाब नहीं देता था ऐसा करके। जब मैंने उनसे बोला कि मुझे टीचर बनना है तो वो मुंह बना लिया। वो बोले कि टीचर जो आप देखिए कि ये सामाजिक वो सोच कैसी है, आप टीचर बनना चाहते हैं तो मतलब आप सब जगह फेल हो गए हैं, इसलिए टीचर बनना चाहते हैं। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जॉब निकाल के दूंगा, बट बाद में मेरा चलेगा, मैं जो चाहता हूँ वो करूँगा। तो वो खुश होकर बोल दिए ठीक है, उस समय देख लेंगे। फिर मैंने निकाला, बार्क में गया, विदिन 1 मंथ मैंने छोड़ दिया। उनको बोला कि मैं वो कर रहा हूँ, पर आया तो पूरी गड़बड़ हो रखी थी, पूरी परिवार में मातम सा जैसा कह सकते हैं वैसा था। तो फिर उनकी वजह से मुझे फिर एसडीओ वाला जॉब निकालना पड़ा। बट 6 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं घुट रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी एक टीम थी और हम लोग बहुत दिन से एक ऑब्जर्वेशन देख रहे थे कि एक जो मास लेवल है वो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन आप एक आदमी बता दीजिए जिसे वीडियो देखना पसंद नहीं हो, जिसे मूवी देखना पसंद नहीं हो, एक आदमी भी नहीं मिलेगा, हर कोई उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो हमने सोचा कि इसको कंबाइन क्यों ना किया जाए, कि जो मूवी के थ्रू क्यों नहीं पढ़ाया जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हम चॉक डस्टर लिए और वैसे ही पढ़ाए। हमें न्यूटन्स लॉ समझाना है तो न्यूटन्स लॉ समझाने के लिए हम उसको कहानी भी बता सकते हैं। ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको वहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तभी वो समझ में आएगा, उसका एप्लीकेशन तभी समझ में आएगा।
कि रॉकेट कैसे उड़ता है और ऐसे करके। तो इसलिए हमने उसको कंबाइन करके एक टीम बनाई और सबसे पहला फोकस हमने अपने एबिलिटी पे किया कि अच्छा कि हम ये कैपेबल हैं कि नहीं जो सोच रहे हैं। इसके लिए हमने एक पूरे 1.5 घंटे की पूरी मूवी बनाई, बिल्कुल हॉलीवुड स्टैंडर्ड का, हमारे अनुसार से। आप एसेस कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे वो पड़ा हुआ है। और फिर हमने बहुत सारे उसको डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट किया, तो हमें संजोग से एक इन्वेस्टमेंट भी मिला चाइना से, और हम उस पर काम कर रहे हैं। कुछ हमारे काम को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वेदाज EIDC से वो चैनल बना हुआ है। वेदाज इज स्टैंड्स फॉर वेरिसियस एजुकेशनल डेवलपमेंट इन आर्ट्स एंड साइंस। वेरिसियस का मतलब होता है एग्जैक्ट एजुकेशनल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, और वेदाज शॉर्ट फॉर्म में एक ज्ञान का भंडार है, तो इसलिए हमने वो ऐसा रखा था। EIDC स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को बताया। ये शिक्षा नीति रोड पर जब इम्प्लीमेंट होगी, किस तरीके के इसके रिजल्ट आएंगे वो हमें देखने होंगे जब ये इम्प्लीमेंट होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।